क्लास 10 चैप्टर 2 चैप्टर जीव विज्ञान का है नेत्र एवं समन्वय। चलिए जीव विज्ञान का क्लास 10 का चैप्टर 2 है। नेत्र एवं समन्वय होता क्या है? तो विभिन्न अंगों के बीच आपसी तालमेल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र एवं समन्वय। जैसे भोजन हम लोग करते हैं तो भोजन करने के दौरान हम लोग को किसका किसका सहायता होती है? तो हाथ की मुंह की, ये आपसी में तालमेल बनाए रखती है ना, तो इसी को बोलेंगे समन्वय। चलिए पहला टॉपिक जो है वो है उद्दीपन। उद्दीपन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस होता क्या है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। उद्दीपन के बारे में पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं वही क्या करते हैं? उद्दीपन कहलाता है। जैसे मैं उद्दीपन का कुछ भाग देख लीजिए, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, सुगंध, ये इत्यादि, ये सब ये किसका एग्जांपल है? उद्दीपन का। फिर देखिए सभी जंतु में दो मुख्य तंत्र द्वारा नियंत्रण, जितना भी अनुक्रिया होगा उसका दो अंगों द्वारा इसका नियंत्रण किया जाएगा। एक होता है तंत्रिकान, ठीक है, तंत्रिकान क्या है जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये है क्या? तो तंत्रिका तंत्र एवं पेशीय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका जो होता है ये न्यूरॉन के एक संगठित जाल से बना हुआ रहता है, ठीक है, या फिर इसको तंत्रिका तंत्र को हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं। फिर आगे देखिए इसमें कुछ कुछ जो मतलब रिसेप्टर होता है, जो ग्रहणी होता है, जैसे में देखिए कान, कान का काम क्या है? तो कान का काम है सुनना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। आँख तो ये प्रकाश ग्रहण करेगा। और फिर कोई भी जैसे आगे मान लीजिए कोई काला है, पीला है, नीला है, ये सब कौन ग्रहण करेगा? कौन रिसेप्टर इसका ग्रहण करेगा? तो आँख करेगा। अब कान क्या करता है? शरीर का जैसे संतुलन बनना है, गर्म हमको लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ये सब का जो संतुलन बनाए रखेगा, जैसे तो ये किसका कार्य है? कान का। फिर आँख का कार्य क्या है? प्रकाश को ग्रहण करना। जैसे हमको कोई कलर दिखा देता है ना, लाल, हरा, भूरा, नीला, ये सब आँख का ही देन है। फिर आँख देखने का कार्य करता है त्वचा, ये जितना भी है ये फील वगैरह महसूस वगैरह करने का कार्य करती है, ताक ग्रहणी इसको बोलते हैं। फिर नाक ये क्या करे? रस ग्रहणी है। फिर ये जीभ ये रस संवेदी है, मतलब तरह तरह के वैरायटी का स्वाद वगैरह बताएगा, साथ में ये मतलब यही टेस्ट वगैरह बताती है। फिर आगे देखिए इसमें जो होता है, फिर आगे होता है एक होता है प्रवृत्ति क्रिया। तो प्रवृत्ति क्या होता है? उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया। जैसे मान लीजिए हमको कोई वस्तु को छुए, फिर आप वस्तु को गर्म रहा होगा, हम अचानक से छुएंगे, ज्यादा गर्म रहेगा तो मेरा ब्रेन क्या करेगा? झट से कहेगा मेरा हाथ डालने के लिए। तो ये जो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश का रिफ्लेक्सिव एक्शन इसको बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव एक्शन बोलते हैं। तो प्रवृत्ति क्रिया किसको बोलते हैं? उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया ये क्या कहलाता है? प्रवृत्ति क्रिया कहलाती है। अब देखिए इस सब का सारा जो कंट्रोल जो है ना, एक ये न्यूरॉन तंत्रिका द्वारा होता है। ये न्यूरॉन का ये संरचना है। इस न्यूरॉन का देखिए उसे कैसे ये स्ट्रक्चर बना दिए, तो समझने के लिए बना दिए। बुक वगैरह में आप देख लीजिए कैसे बनता है, समझाने के लिए बता। ये जो रहता है ये वाला जो है इसको बोलते हैं अंतिम सिरा, जो ये तंत्रिका का सबसे अंतिम सिरा होता है। ये बीच का जो रहता है इसको केंद्रक बोलते हैं। किसी भी सेल के बीच का जो भाग रहेगा उसको सबको केंद्रक बोलते हैं, कोशिका के सबसे अंतिम भाग को। फिर ये जो इस तरह से ये जो निकली रहती है, ये सब जो है ये डेंड्राइट, इसको बोलते हैं दुमिक तंत्रिका अक्ष। और फिर ये जो वाला रहता है वो कोशिका द्रव्य होता है। अब चलिए इस सब का कार्य देखते हैं। जैसे दुमिका का कार्य क्या है? मतलब जो भी सूचना प्राप्त करना होगा वो कौन करके लाएगा? जैसे गर्म लगा, ठंडा लगा, किसी तरह से ये सब जो फील वगैरह करेगा ना, ये दुमिका करेगा, ठीक है। फिर कोशिका कार्य का कार्य क्या है? तो विद्युत, अब जो सूचना वाला जो आया है, अब ये क्या करेगा? इसको विद्युत आवेग में रूप में परिवर्तन कर देगा। ये सूचना जो हमको चल के आया है, अब ये विद्युत आवेग में परिवर्तन करके अब ये किसके पास पहुंचा देगा? तंत्रिका कक्ष के पास, ये दूसरी ध्रुविका तक। अब ये क्या करेगा? जैसे एक ये न्यूरॉन हुआ, फिर दूसरे न्यूरॉन यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो अब ये न्यूरॉन से ये न्यूरॉन के बीच ये पहुंचाने का काम किसका? तंत्रिका कक्ष का। अब जैसे देखिए अब ये दो बीच में जब आपस में जुड़ेगा तो इसके बीच में किसी तरह का कोई गैप रहेगा ना, तो इसके बीच का जो गैप रहता है उसको बोलते हैं हम लोग साइनप्स या फिर सिनेप्स बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्ग्रस्त बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे आइए प्रवृत्ति चाप। प्रवृत्ति चाप किसको बोलते हैं? विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमको कोई क्रिया जो हुआ था ना, अब मान लीजिए इसको चलाने के लिए जो हम लोग उपयोग करेंगे रिफ्लेक्स, जो बोलते हैं रिफ्लेक्स आर किसको बोलते हैं? तो जिसपे ये विद्युत जो आवेग रहेगा वो जिस पथ पे चलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति चाप बोलते हैं। फिर अब देखिए अनुक्रिया जो होता क्या है? अनुक्रिया का दो अंग, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं वॉलेंटियर, इसको बोलते हैं इनवॉलेंटियर।
तो वॉलंटियर किसको बोलते हैं? तो देख लीजिए, जिसपे ना हमको मतलब उस पे हमको कंट्रोल रहेगा, अपने मतलब खुद से हम नियंत्रण करके, जैसे मैं बोलना, हम जब मर्जी करेगा बोलेंगे, नहीं मर्जी करेगा नहीं बोलेंगे, तो हम इसको नियंत्रण है। फिर साथ में लिखना, तो ये जो होगा इसका सारा जो है मतलब हमारा अग्र मस्तिष्क वाला सारा इसका कंट्रोल करेगा, ठीक है। या फिर इसको हम खुद नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर अग्र मस्तिष्क जो नियंत्रण करेगा वो सब कौन हो जाएगा? ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक अनुक्रिया। तो इसको हम बोलते हैं वॉलंटियर एक्शन। और फिर ये होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब जिसको हमको अपने आप में नियंत्रण, मतलब हमारा शरीर जो है ये नियंत्रण नहीं करेगा, ये सारा नियंत्रण कौन करेगा? पश्चिम मस्तिष्क, मतलब ये मिडिल वाला और फिर ये पीछे वाला, पिछला वाला भाग करेगा। अब जैसे मैं इसका कुछ एग्जांपल दे, जैसे श्वसन है, आप चाहेंगे तो सांस रोक लेंगे, सांस कभी रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, जब मरेंगे तभी रोकेंगे। अब वो हम खुद नहीं रोकेंगे, वो ऊपर वाला रोक पाएगा। फिर दिल का धड़कन, अब दिल का धड़कन है, चाप रोक दो, रक्त का चाप चल रहा है, जब मतलब चल रहा है, उसको हम खुद से नियंत्रण कर लेंगे, या ब्लड रुक जाएगा, रुक जाने के लिए रुक जाएगा। लेकिन हम लोग चाहेंगे जब मर्जी करेगा बोलेगा, जब मर्जी करेगा लिखेंगे, मतलब ये सब जो होगा ना सब ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। ऐच्छिक क्रिया और अनुक्रिया में क्या अंतर है? देखिए, ये जो होगा अग्र मस्तिष्क वाला सब कंट्रोल करेगा, तो उसको बोलेंगे ऐच्छिक अभिक्रिया, जैसे मैं बोलना, लिखना। फिर अनैच्छिक अनुक्रिया किसको बोलते हैं? जैसे श्वसन, दिल का धड़कन, ये पश्चिम वाला और मध्य वाला मस्तिष्क सारा इसका नियंत्रण करेगा। अब जैसे देखिए कुछ एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गर्म वस्तु को छुए, तो गर्म वस्तु क्या हो गया? हमारा उद्दीपन हुआ, क्योंकि उद्दीपन ऊपर में पड़ चुके हैं। अब मान लीजिए ये उद्दीपन हमको कौन ग्रहण इसको करेगा? इसमें रिसेप्टर इसमें कौन बनेगा? इसमें से अन्य से देखिए रिसेप्टर हम दिखवाए थे ना, तो रिसेप्टर में से इसमें आएगा हमारा त्वचा, क्योंकि ताप ग्रहणी इसको कहते हैं। तो अब ये त्वचा क्या किया? इस ग्रहणी को ग्रहण कर लिया। अब क्या करेगा? अब जो अनुक्रिया, इसके अनुक्रिया कौन करेगा? तो ये जो होगा अनुक्रिया हमारा करेगा हाथ। तो हाथ कौन सा अनुक्रिया करेगा? तो हाथ करेगा पीछे खींच लो, ये गर्म वस्तु है नहीं, तो ये अनुक्रिया हमारा करने आया हाथ, जो कि पीछे खींची है। आप क्या करेगा? इसका कार्यान्वयन कौन किया? तो भाई गर्म वस्तु छुएंगे, तो ये त्वचा, तो ये कौन सा भाग हो गया? त्वचा हो गया हमारा ग्रहणी भाग। लेकिन इसमें उद्दीपन कौन हुआ? उद्दीपन जो बाहरी वाला उद्दीपन का डेफिनेशन तो हम लोग ऊपर पर ही रखे हैं। तो देखिए अब उष्मा जो उद्दीपन हुआ, ग्रहण ये कौन किया? तो हमारा के स्किन किया। फिर अब ये अनुक्रिया कहाँ पे हुआ? तो हाथ, हम अनुक्रिया कौन सा हुआ? तो हाथ हमारा पीछे की गया, ठीक है। इसमें कार्यान्वयन कौन सा पड़ा? तो ये हमारा मांस पड़ा, मतलब इसको बोलते हैं पेशी, ठीक है। अब यही है इसका एग्जांपल। फिर आ गया ये, अब मानव मस्तिष्क जो होता है उसको हम लोग कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 3। अब मानव मस्तिष्क जो होता है 3 भागों में बढ़ता है। तो जैसे देखिए, एक होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो कोई भी चीज अगर सोचना होगा या फिर ऐच्छिक क्रिया जितना भी होगा ना, इसका ये नियंत्रण यही करता है, ऊपर में बता दिए थे। अब फिर आगे देखिए, अब ये क्या करेगा? कार्य का नियंत्रण, आप कुछ भी याद रखना होगा तो ये सब कौन करेगा? जैसे फीवर हो गया, तो फीवर होता है तो डॉक्टर क्या करता है? अग्र मस्तिष्क को टच करके हमें पता करता है। तो अग्र मस्तिष्क से हमको ताप का भी और ठंडा का भी महसूस होता है, ठीक है। तब डॉक्टर हमेशा अग्र मस्तिष्क को टच करके ना पता कर लेता है कि इसको फीवर लगा हुआ। फिर अब जैसे मान लीजिए याद का या फिर भूख लग जाना, तो ये सब कौन कंट्रोल आगे करेगा? सब हमारा अग्र मस्तिष्क करेगा, ठीक है। फिर आगे आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? तो ये देखिए, पुतली के आकार में परिवर्तन। तो पुतली होता क्या? तो आँख का ना एक जो बॉल होता है, जैसे मान लीजिए अब अंधेरा में चले गए, क्या अंधेरा में पूरी तरह से हमको नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है। तो अब ये क्या करेगा? मध्य मस्तिष्क क्या करेगा? इसको जाएगा कहेगा कि मतलब पुतली को जिस समय अंधेरा रहता है तब पुतली हमारा क्या होता है? ऑटोमेटिक छोटा या बड़ा इस तरह से हमारा नियंत्रण यह मध्य मस्तिष्क करता है। जैसे पुतली जो रहता है, जैसे आप मान लीजिए सडन आपको आँख में रोशनी आ जाए, तो आँख क्या होता है? किसी तरह से झिलमिला हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये क्या करता है? पुतली जो होता है ऑटोमेटिक छोटा और बड़ा होता है। जब रोशनी बढ़ता है तो ये छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जब रोशनी घटता है तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ऐसा ये कौन कंट्रोल करता है? मध्य मस्तिष्क। तो पता चल गया पुतली के आकार में परिवर्तन करेगा। अब सिर, गर्दन, ये इत्यादि का रोटेशन, ये सब ये मध्य मस्तिष्क का काम है। फिर एक होता है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए श्वसन शरीर का सांस वगैरह लेंगे, या फिर रक्तचाप, जो हमारा रक्त का जो एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है, ये वाला, तो ये सब कौन कंट्रोल करेगा? हमारा पश्च मस्तिष्क। इसका तो पता चल गया होगा तीनों के बारे में। अब फिर आ गया एक चीज याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में ये वाला हमेशा मतलब जितने बार देखे ना 3 ईयर से देख रहे हैं, ये 3 ईयर से पूछा ही जाता है कि 2 न्यूरॉन के बीच जो गैप होती है उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं?
तो याद रख लीजिएगा अंतग्रस्त बोलते हैं या फिर बोलते हैं इसको साइनस। ये इसमें अगर नहीं पूछेगा 10th में तो एकदम गारंटी लिखा लीजिए। अभी तक हम 3 बार कंपटीशन वाला एग्जाम दिए, वो तीनों बार में ये बात पूछा ही है साइंस के बारे में, और फिर मेरा तो सही हो जाता, ये हो जाता है, हर बार ये पूछ लेता, 3 बार दिया 3 बार पूछा। अब चलिए मोमेंट, तो मोमेंट पहले होता क्या है, गति देखिए किसको बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है एक जगह रख के अब ये रोटेशन करेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग मूवमेंट। मूवमेंट में होता है गति। अब जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा एक जगह स्थिर है, स्थिर रहने के बाद उसकी जो शरीर में तरह तरह के परिवर्तन दिखा देता है, इधर टहनी निकल जाना, इधर टहनी निकल जाना, तो इस तरह से जो एक जगह स्थिर रह के और मतलब परिवर्तन अपने आप में दिखा देगा ना तो उसको बोलते हैं गति या फिर मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट का अब देखिए मूवमेंट का जो होता है, अब जितना भी पादप है मतलब पौधा जो है वो किस तरह से मूवमेंट करता है, तो देखिए जैसे प्रकाशानुवर्तन तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, तो देखिए प्लांट का वे अंग जो ना प्रकाश की ओर भागेगा, जैसे अगर मान लीजिए धूप रहेगा तो पेड़ पौधा जो रहता है हमेशा किधर की ओर, जैसे सूर्यमुखी देखते हैं मतलब जिधर सूर्य जाएगा उधर की ओर ये रोटेशन करते रहता है नहीं, तो जो मतलब प्रकाश की ओर अपना परिवर्तन मतलब अपना मूवमेंट दिखाई देगा, गति दिखाई देगा, उसको क्या बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। अब जैसे पेड़ पौधा का जो जड़ रहेगा भाग वो सदा किधर की ओर जाता है, पृथ्वी की अंदर की ओर, तो पृथ्वी के अंदर की ओर जाएगा उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। और फिर रसायन अनुवर्तन, जो पराग नली या फिर अंडाशय की ओर जब दिशा गति दिखा देगा ना तो उसको बोलते हैं रसायन अनुवर्तन। जलानुवर्तन किसको बोलते हैं, तब प्लांट का पौधा का जो भाग होगा ना जो जल के ओर जड़ वगैरह जो जाता है जल की ओर जो भागते रहता है ना उसको बोलते हैं जलानुवर्तन। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर अगला इसका जो कुछ मानव का जो गति मूवमेंट बच गया है और हार्मोन जो बच गया है उसके पादप हार्मोन जो बचा है वो अगले वीडियो में आपको हम कम समय लेके अच्छे से बता देंगे।